हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में हम करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो हम कर रहे हैं जुलाई टू दिसंबर, डिटेल में रिसर्च बेस्ड, उनका सेट नंबर 3। ये वीडियो नाबार्ड, यूपीएससी, आईसीएआर, आईएआरआई और दूसरे एग्जाम जिनमें एग्रीकल्चर करंट अफेयर आते हैं उनमें आपकी हेल्प करेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर इंडिया का हर एग्जाम में कवर करता हूं जिसमें करंट अफेयर आते हैं। मेरा कोर्स है जिसका प्राइस है 1999 रुपये। आप अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, कोई भी कोर्स रिलेटेड आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिए हैं अभी अभी? सबसे पहले तो ये समझिए कि गोपाल रत्न अवार्ड होते क्या हैं। गोपाल रत्न अवार्ड जो दिए जाते हैं वो 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं और ये अवार्ड दिए हमारे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्रालय ने। तो आंसर है ऑप्शन ए। तो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, इनको क्या बोलते हैं? इनको एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि ये किसान ही करते हैं। जो मछली पालते हैं हम उन्हें भी किसान बोलते हैं, जो पशु पालते हैं, मवेशी पालते हैं, हम उन्हें भी किसान बोलते हैं। तो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्रालय ये अवार्ड देता है, गोपाल रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड किन कैटेगरीज में मिलते हैं तो वो आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये उस किसान को मिलते हैं जो इंडिजिनस कैटल या बफेलो ब्रीड्स को प्रमोट करता है, तो उसको बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड मिलता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये अवार्ड इन लोगों को मिले हैं। खैर, ये आपको याद नहीं रखना है, ये एग्जाम में नहीं आता है। दूसरा, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को मिलते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक एनिमल का, जो मेल एनिमल है उसका स्पर्म लेकर हम फीमेल के अंदर डालते हैं, जिससे हम ज़्यादा अच्छी ब्रीड एनिमल की बना सकें। इसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधारण। हिंदी में जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, कृत्रिम गर्भाधारण इसे कहते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। उसका जो टेक्नीशियन होता है उसे मिलते हैं जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है। तो इसमें वही फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ये भी एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, लेकिन भारत की बेस्ट डेयरी कौन सी है, या दूध सहकारी संगठन, जैसे अमूल है, नंदिनी है कर्नाटक में, अमूल है गुजरात में, तो ऐसे भारत की बेस्ट डेयरी कौन सी है, ये अवार्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो पूरे इंडिया की जो बेस्ट डेयरी है उसका नाम है मनवंतवड़ी शीरलपड़का सहकारण संगम। ये केरल के वायनाड की डेयरी है। इनफैक्ट अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो जो भारत की बेस्ट डेयरी थी वो थी कामधेनु हितकारी मंच, जो हिमाचल प्रदेश में था। हिमाचल प्रदेश में एक डेयरी है कामधेनु हितकारी मंच। ये 2021 के लिए बेस्ट डेयरी का अवार्ड इसे मिला था और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया था। तो मैं फुल्ली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पूरे इंडिया की बेस्ट डेयरी कौन सी है ये एग्जाम में आएगा। ये वायनाड केरला की है, जगह का नाम है मनवंतवड़ी, केरल में एक जगह है मनवंतवड़ी, और डेयरी का नाम है शीरलो पड़का। वैसे जो शीर मतलब होता है दूध होता है, हिंदी में भी जो शीर वर्ड होता है उसका मतलब होता है दूध। तो शीर और पड़का याद रखना आसान हो जाएगा। शीर मतलब दूध, शीरलो पड़का सहकारण संगम, ये केरल के वायनाड जिले की डेयरी है। इंडिया की बेस्ट डेयरी के लिए इसे गोपाल रतन मिला है। और इंडिया की सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट कौन सी है ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये हैं हमारे गोपाल रतन अवार्ड, जिन्हें मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देता है, जिसके मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी विश्व मत्स्य पालन दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया। ये 21 नवंबर 2022 को मनाया गया। अगर आपसे पूछें कि इस बार वर्ल्ड फिशरीज डे कहां पे मनाया गया, इसका सेलिब्रेशन कहां पे हुआ, तो वो हुआ दमन में। आपने सुना होगा दमन दीव, तो दमन में हुआ। दमन दीव यूनियन टेरिटरी के दमन शहर में हुआ। ये ऑफिशियल सेलिब्रेशन जो हुआ इस बार वर्ल्ड फिशरीज डे का वो यहां पर हुआ। और जब भी वर्ल्ड फिशरीज डे मनाते हैं हम, तो भारत का बेस्ट स्टेट कौन सा है मछली पालन में, ये अवार्ड देते हैं। और ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक वो स्टेट जो कोस्टल है, यानी जो समुद्र से लगता है, क्योंकि उसको एडवांटेज रहेगा हमेशा, क्योंकि वो समुद्र से लगता है तो मछली की कमी नहीं है। एक होता है इनलैंड स्टेट, क्योंकि मछली पाल हम इनलैंड भी पालते हैं, राइट? जो आर्टिफिशियल टैंक्स होते हैं उनमें भी पाला जाता है। तो एक इनलैंड कैटेगरी में मिलता है। इनलैंड मतलब वो राज्य है जो समुद्र से नहीं लगता। और एक हिमालय या नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे राज्य हैं उस कैटेगरी में। अब यहाँ पे ये पूछा है कि वर्ल्ड फिशरीज डे पर जो अवार्ड दिए गए, इनलैंड कैटेगरी में किसे दिए गए? तो इनलैंड कैटेगरी में दिए गए वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का बेस्ट राज्य है मछली पालन में, इनलैंड कैटेगरी में। और बाकी कैटेगरीज में कोस्टल कैटेगरी में है कर्नाटका,
कर्नाटक अरेबियन सी से लगता है, कोस्ट लाइन है कर्नाटका की, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट। और हिमालयी और नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड मिला। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला फिशरीज के फील्ड में, कर्नाटका को बेस्ट कोस्टल स्टेट का अवार्ड मिला, और हिमाचल प्रदेश को बेस्ट हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला। और वर्ल्ड फिशरीज डे की सेलिब्रेशन कहां हुई थी? दमन में हुई थी। एक सरकार ने योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब होता है मछली, राइट? मत्स्य मतलब होता है मछली। हम बचपन में मछली ऐसे बनाते थे ना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का टारगेट क्या है? दो टारगेट हैं। क्या? पहला तो ये कि हमें 2024-25 तक, यानी जब फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म होगा, यानी 31 मार्च 2025 तक हमें 220 लाख टन, 220 लाख मैट्रिक टन मछली उत्पादन, फिशरीज प्रोडक्शन भारत में करना है। 220 लाख टन। अभी कितना है आपको दिखाता हूं, अभी कितना हो गया है। और दूसरा टारगेट हमारा यह है कि 2024-25 तक हमें 1 लाख करोड़ का फिशरीज एक्सपोर्ट करना है इंडिया से, यानी मछली बेचकर जो हम पैसा कमाएंगे वो एक साल में 1 लाख करोड़ हो जाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं अभी कितना है। अभी आप देख सकते हैं यहां पे कि हमारा लक्ष्य है 220 लाख मैट्रिक टन, और अभी 161 लाख ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें लगता है कि हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो फिश प्रोडक्शन है उसको कर पाएंगे। इनफैक्ट ये जो डेटा है सरकारी डेटा है, आप देख सकते हैं 21 नवंबर यानी वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन सरकार का जो पीआईबी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, उन्होंने ट्वीट किया है ये। तो अभी जो भारत में मछली उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है? ये मछली उत्पादन जो है ये 161 लाख मैट्रिक टन हो चुका है। हमें बस उसको थोड़ा और बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को अचीव करना है, जो है 220 लाख मैट्रिक टन। कई बार ऑप्शन में आपको 22 एमएमटी मिलेगा, एक ही बात है। ये एमटी मतलब मैट्रिक टन, 22 मिलियन मतलब 220 लाख, एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, लेकिन 220 एमएमटी मत मार्क करके आना। ठीक है ना? तो 22 एमएमटी या 220 लाख मैट्रिक टन। और यहां पे ये भी ट्वीट करके बताया वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन कि भारत अब दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर बन गया है और चौथा सबसे बड़ा फिश एक्सपोर्टर बन गया है। खैर, चाइना बहुत आगे है। चाइना में भारत के लगभग 8 गुना ज्यादा मछली उत्पादन होता है। चाइना, दुनिया का 1/3 मछली उत्पादन सिर्फ चाइना करता है। तो चाइना तो बहुत ही बड़े अंतर से नंबर 1 है, लेकिन इंडिया नंबर 2 पे आ गया, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो इंडिया अब सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर दुनिया में हो गया है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, ये एक डिसीजन रिकॉग्नाइजिंग है कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर क्लाइमेट चेंज को लिमिट करना है। मतलब एग्रीकल्चर की वजह से ना बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है। अब ये जो कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर है, ये कब हमने अडॉप्ट किया था? यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर जो है, पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों आया देखो, और ये कब सेटअप किया गया था? क्वेश्चन है कि कब सेटअप किया गया था, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, जब कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर आया था? तो ये हमने सेटअप किया था जब कॉप 23 हुआ था 2017 में, जर्मनी के शहर बॉन में हुआ था। ठीक है ना? कॉप 21 तो आप जानते हैं 2015 में हुआ था पेरिस में, जहां पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था। कॉप 26 पिछले साल हुआ था ग्लासगो में, और कॉप 27 अभी इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉप 23। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरा मामला क्या है। ये कोरोनिविया जॉइंट जो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है और ये अभी अभी जो है वो न्यूज़ में क्यों आया। देखो, एग्रीकल्चर जो होता है ना, एग्रीकल्चर में मीथेन गैस काफ़ी रिलीज होती है। जो हमारे प्लांट्स हैं, जो वो भी एग्रीकल्चर में, या हम जो जानवर पालते हैं, ठीक है, अब जो एनिमल्स को हम पालते हैं वो एनिमल भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉर्क का व्यापार है, बीफ का व्यापार है, या जो जैसे इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर है बीफ, या मैं बफेलो मीट की बात कर रहा हूँ। जब मैं बीफ की बात कर रहा हूँ मतलब बफेलो मीट, जिसे बफ भी कई बार बोलते हैं। तो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन होते हैं। तो हमें एग्रीकल्चर की वजह से जो कार्बन एमिशन होते हैं उनको कम करना है, और उसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं कोरोनिविया। अंडरस्टूड? तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपोज करता रहता है इसको। इंडिया ये कहता है
कि एग्रीकल्चर से होने वाले जो एमिशन हैं वो हमारे लिए लग्जरी नहीं है, ये इंडिया बोलता है, वो हमारे लिए सर्वाइवल है। इंडिया एकदम से जो एग्रीकल्चर से होने वाले एमिशन उनको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 से 60% हमारी जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और हम रातों रात अपने एग्रीकल्चर को मैकेनाइज भी नहीं कर सकते, उतनी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह। तो कोरोनेविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर को KJWA बोलते हैं, कोरोनेविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो COP23 हुआ था वहां पे अडॉप्ट किया गया था बोन में, और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसको माना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में हुआ, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पर उन्होंने भारत की पहली डिजिटल मैगजीन लॉन्च करी फर्टिलाइजर के ऊपर। इस मैगजीन का नाम क्या है? तो ये मैगजीन है, इसका नाम है इंडियन एज। इसका नाम है इंडियन एज। ये बाजार में नहीं बिकती क्योंकि ये डिजिटल मैगजीन है और फ्री है। आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े आराम से अवेलेबल है, PDF इसका आप पढ़ सकते हैं। इसमें इंडियन फर्टिलाइजर के बारे में सब कुछ है, भारत में कौन कौन सी फर्टिलाइजर अवेलेबल है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी बायो अवेलेबिलिटी है, कितना हम इंपोर्ट करते हैं, कितनी सब्सिडी देते हैं, ये सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। अब ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन हुआ था, यहां पे बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या क्या हैं तो उनको एक एक करके बात करते हैं। आइए, सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री मोदी ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र क्या होते हैं और कितने भारत में हमें बनाने हैं। जब आप बाजार में जाते हो, मान लो आप मार्केट में गए और आपको फर्टिलाइजर खरीदनी है अपने खेत में डालने के लिए, तो आप कहां जाते हो? नॉर्मल किसी फर्टिलाइजर की दुकान पे जाते हो, जिन्हें हम बोलते हैं फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स। ठीक है, जहां पे जाके आप उर्वरक यानी फर्टिलाइजर खरीद सकते हो। फर्टिलाइजर को हम हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। अब ये जो दुकान है, नॉर्मल जो फर्टिलाइजर के रिटेल शॉप हैं जो गलियों में खुले होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है ऐसी भारत में 3.5 लाख दुकानें हैं जिन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे और उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कहा जाएगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि एक जो नॉर्मल दुकान होती है फर्टिलाइजर की और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, इनमें डिफरेंस क्या है? जब आप इन दुकानों को बदल दोगे तो क्या चेंज आ जाएगा? क्या यह सिर्फ नामकरण है? नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है जब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैं, यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर आपको मिलेगा, और भी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। जैसे यहां पे आपको सीड मिलेंगे, हाई क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो भी मिलेंगे। यहां पे आपको जो है सॉइल टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी, आप अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हो, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह आपके पास हो अगर, तो सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी आप करा सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको यहां पर मिलेंगी। तो इसलिए हम नॉर्मल फर्टिलाइजर के जो रिटेल शॉप्स हैं भारत में, और ऐसा नहीं है कि हम एक एक फर्टिलाइजर की दुकान को कन्वर्ट कर देंगे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में, हमारा लक्ष्य है 3.5 लाख। हमें 3.5 लाख दुकानें जो हैं उन्हें कन्वर्ट करना है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में। और अभी के लिए 600 दुकानें प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करी थी उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन हुआ था पूसा इंस्टीट्यूट में। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अब ये सब क्या है? देखो, बाजार में जब आप जाओगे, मान लो यूरिया खरीदने, आप एक नॉर्मल किसान हो, आप यूरिया खरीदने जाओगे तो वो आपको बोलेगा मेरे पास 15 ब्रांड अवेलेबल हैं, ब्रांड ABCDE, मान लो 5 ब्रांड अवेलेबल हैं यूरिया के। इसका दाम है 1100 रुपए, इसका दाम है 900 रुपए, इसका दाम है 600 रुपए, इसका दाम है 500 रुपए, और इसका दाम है मान लो 2000 रुपए। अब ये बेचारा किसान, इसको क्या पता कौन सा, और सब में है यूरिया ही। अब एक बात बताओ, अगर आप नमक की थैली खरीदते हो तो आप किसी भी ब्रांड की खरीद लो, नमक तो सेम ही है ना, यानी एक अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। अब कोई नमक की थैली आपको, मान लो शाहरुख खान को एडवर्टाइज में ले ले और कहे कि भाई ये नमक है, ये बेस्ट नमक है इस ब्रांड का नाम है BCD, और नमक की थैली का प्राइस कर दे 100 रुपए, जो नमक की थैली तो 20 रुपए की आती है। यही हो रहा था यूरिया में। ये जितने भी ब्रांड हैं सबके अंदर क्या भरा है? सब ये जो बैग बेच रहे हैं, बैग मतलब बोरी जिसे बोलते हैं या कट्टा बोलते हैं, एक कट्टा यूरिया का अलग अलग दाम में बेच रहे हैं सारे ब्रांड। और कई ब्रांड की टीवी पे ऐड आती थी तो वो कहते थे हमारी यूरिया बेस्ट है। अरे आपकी यूरिया बेस्ट क्या होगी? यूरिया का जो केमिकल फार्मूला है सब में वही यूरिया है, जैसे सब में वही नमक है। नमक होता है NaCl, सब वही NaCl बेच रहे हैं, जब वही नमक बेच रहे हैं समुद्र से निकाल के, तो
दाम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन कई यूरिया की कंपनियां क्या करती थी, अपनी मार्केटिंग की वजह से, अपना एडवर्टाइज करके ये दिखाती थी कि हमारी यूरिया ज़्यादा अच्छी है। उस वजह से किसान जो है वो ज़्यादा दाम उनको पे करते थे। तो सरकार ने क्या करा, अब ये जो चीज़ें हैं ये बंद कर दी। यानी यूरिया की जो कंपनी है अब वो कितनी भी मार्केटिंग कर ले, सरकार जो कहेगी वही होगा। यानी अब कर दिया है कंसेप्ट वन नेशन वन फर्टिलाइजर का, जिससे किसानों को ठगा ना जाए। अब इसमें करा क्या है वो आपको डिटेल में समझाता हूं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है, इसको नाम दिया गया है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। इसमें जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जो बाजार में फर्टिलाइजर बेच रही हैं, या जो स्टेट ट्रेडिंग एंटिटी हैं जो फर्टिलाइजर बेच रही हैं, या फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी, उन्हें क्या कहा गया है, बस एक ही ब्रांड है, अब से एक ही ब्रांड है फर्टिलाइजर का, वो है भारत। इसी को बेचना पड़ेगा आपको, और लोगो भी इसी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो वो कंपनी कहेगी फिर हमारा ब्रांड कैसे दिखेगा, तो नीचे जो है आप अपना नाम लिख सकते हो कि किसने मैन्युफैक्चरिंग किसने करी है, बस इतना ही रोल है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। ये देखिए, ये एक बैग है फर्टिलाइजर का जो आप खरीद रहे हैं। फर्टिलाइजर भी बहुत तरह की होती है। तो यहां पे सबसे पहले लिखा जाएगा कि कौन सा फर्टिलाइजर है। अब यहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है कि भाई ये तो यूरिया है। ठीक है, तो एक ही यूनिफॉर्म ब्रांड होगा। फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना यहां पे लिखा होगा। फिर यहां पे लिखा होगा ऊपर कितना दाम है, कितनी सब्सिडी सरकार ने दी है और कितना एमआरपी है। और यहां पे फिर सिर्फ 1/3 हिस्से पे आप अपना ब्रांड डाल सकते हो कि किसने मैन्युफैक्चर करा है, और कोई चीज अपना जो है वो डाल सकते हो। नीचे किसानों के लिए एक संदेश होगा, और 16 भाषाओं में ये चीजें अवेलेबल होंगी। यानी किसानों के लिए जो संदेश है 16 भाषाओं में अवेलेबल होगा, और हर कंपनी को यही बेचना है। ठीक है ना। तो मान लो अगर आदित्य बिरला ग्रुप है, जो काफी बड़ा ग्रुप है, अगर आदित्य बिरला फर्टिलाइजर बेच रहा है, तो बस वो इस 1/3 हिस्से पे, 1/3 हिस्से पे अपना लोगो लगा सकता है, अपनी मार्केटिंग कर सकता है। दैट्स इट। लेकिन वो 1 रुपया भी ज्यादा नहीं बेच सकता, क्योंकि ये एमआरपी, एक्चुअल कॉस्ट, सब्सिडी, ये सब सरकार डिसाइड करेगी। तो आप किसी भी कंपनी से ले लो, यूरिया का दाम उतना ही रहेगा, वही लोगो रहेगा, वही पैकेजिंग रहेगी, क्योंकि 2/3 हिस्से पर वही रहेगा जो सरकार चाहती है। ये है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। मैं रिपीट करता हूं, जो भारत ब्रांड रहेगा। अब ये भारत कौन सा ब्रांड है, यूरिया है, डीएपी है, किस तरह का फर्टिलाइजर, वो डिपेंड करेगा, वो चेंज हो सकता है। अब ये यूरिया खरीद रहे हो तो यूरिया लिख दिया, तो भारत ब्रांड नेम रहेगा, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना का लोगो रहेगा। ये सब कवर करेगा 2/3, 2/3 ऑफ द फ्रंट, ये 2/3 कवर करेगा। और जो नीचे 1/3 हिस्सा है, बस उसमें 1/3 में आप अपनी कंपनी का नाम, लोगो, या जो भी अपना उसका कंपनी का नाम है, वो सिर्फ 1/3 में आप डाल सकते हो। दैट्स इट। तो इससे किसान ठगे नहीं जाएंगे। और यूरिया खरीद रहे हो तो नाम हो गया भारत यूरिया। डाई अमोनियम फॉस्फेट खरीद रहे हो, डीएपी, तो नाम हो गया भारत डीएपी। म्यूरिएट ऑफ पोटैश खरीद रहे हो तो नाम हो गया भारत एमओपी। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके फर्टिलाइजर खरीद रहे हो तो नाम हो गया भारत एनपीके। दैट्स इट। तो ये है, और ये सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां और प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनियां दोनों पे ये चीज एप्लीकेबल होगी। इज दैट अंडरस्टूड। और ये 4 सबसे कॉमन फर्टिलाइजर हैं जो भारत में खरीदे जाते हैं: यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटैश और एनपीके फर्टिलाइजर। आई होप अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। अभी अभी पीएम प्रणाम योजना स्टार्ट हुई है, इसमें एन की फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रणाम योजना क्या नेशनल है, न्यूट्रिएंट्स है, न्यू है, या नाइट्रोजन है? पीएम प्रणाम योजना में जो एन की फुल फॉर्म है वो है न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो ये है पीएम प्रणाम योजना की फुल फॉर्म। पीएम मतलब तो प्रधानमंत्री, प्रणाम मतलब होता है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ये है प्रणाम योजना। अब इसका ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? देखो, हमारे देश में जो किसान हैं, हमारे देश का जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका इस्तेमाल करता है। यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, ये सब चीज़ें वो अपने खेतों में भर भर के डालता है। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो मिट्टी है या जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। नंबर 1, मिट्टी फिर कुछ समय के बाद उसमें खेती करने योग्य नहीं रहती। एक प्रॉब्लम तो है ये। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ये फर्टिलाइजर हमारे, जब पानी आता है, बारिश आती है, तो ये हमारे पॉन्ड्स में चला जाता है फर्टिलाइजर, ये हमारे ग्राउंड वाटर में चला जाता है।
तो वो सब पोल्यूशन होता है। तीसरा, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है सरकार को। ठीक है, आप हैरान हो जाएंगे जान के कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 22 में सिर्फ एक साल में सरकार ने जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है वो थी 1.62 लाख करोड़। 1.62 लाख करोड़ वॉज द फर्टिलाइजर सब्सिडी इन द फाइनेंशियल ईयर 22। और इस साल तो और भी ज्यादा हो जाएगी, इस साल तो 2.25 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भारत सरकार देगी किसानों को, क्योंकि यूरिया वगैरह बहुत महंगा होता है, किसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है। और ये सब्सिडी की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो सब्सिडी बर्डन हमें क्या करना है, कम करना है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे। अंडरस्टूड। तो ये पीएम प्रणाम योजना है क्या, उसको समझते हैं। पीएम प्रणाम योजना ये है कि हमारी केंद्र सरकार जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमारे स्टेट्स को कह रही है, बड़े बड़े राज्य जो हैं सबको कह रही है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स चलाओ जिनसे जो किसान हैं वो मोटिवेट हों कि वो नेचुरल फार्मिंग करें या ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। उससे क्या होगा, उससे हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन कम होगा। तो फिर यूपी कहेगा तो मुझे फायदा क्या होगा, आपका बर्डन कम हो रहा है, जितना पैसा बचा 50% आपका। ये हमारी केंद्र सरकार ने कहा है पीएम प्रणाम योजना में। अब ये कैसे काम करेगी वो बताता हूं। अब मैंने आपको बताया कि पिछले साल भारत सरकार ने 1.62 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। ठीक है, मान लो इसमें सब्सिडी 40,000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश के किसानों को दी, मान लेते हैं। अब यूपी की गवर्नमेंट जो है वो कहती है ठीक है, मैं आपका सब्सिडी, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन है वो कम करूंगी। यूपी की सरकार ने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इन सबको प्रमोट किया। तो किसानों ने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना कम कर दिया। इस वजह से जो बर्डन है 40,000 करोड़ की बजाय 30,000 करोड़ हो गया, कम हो गया बर्डन सरकार का। तो 10,000 करोड़ रुपए की बचत हो गई। जितनी भी बचत होगी, अब 10,000 करोड़ की बचत हो गई एक साल में, इसका 50% आपका, तो 5,000 करोड़ रुपए यूपी की सरकार को ग्रांट मिल जाएगा सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से। तो 50% सब्सिडी जो सेविंग्स हैं, यानी जो भी सब्सिडी बच गई सरकार की, उसका 50% उस स्टेट को पास ऑन कर दिया जाएगा ग्रांट के रूप में। जो भी राज्य पैसा बचवाएगा, सेव करवाएगा मनी को, 50% सब्सिडी की सेविंग उसको मिल जाएगी। अच्छा, अब यूपी को 5,000 करोड़ मिल गए, ठीक है। यूपी इस 5,000 करोड़ का क्या करेगा, उसको कैसे खर्चा करेगा, तो इसके लिए गाइडलाइंस दी हैं सरकार ने। इसका 70% यानी 3500 करोड़ रुपया आपको खर्च करना है, जो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्टिलाइजर के ऑल्टरनेट्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर यानी टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करवाने के लिए, ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, यानी फर्टिलाइजर को कम करने के लिए टेक्नोलॉजीज लेके आओ, वो सब लेके आओ। 70% उसमें खर्च करना है। और 30% आप दे सकते हो फार्मर्स को, पंचायत को जो अच्छा काम कर रहे हैं, किसान उत्पादक संगठनों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, इन सबको जो है आप 30% दे सकते हो। अंडरस्टूड। तो ये है हमारी पीएम प्रणाम योजना। 10 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। केंद्र सरकार का पैसा बचवाओ, जितना पैसा बचवाओगे 50% ले जाओ ग्रांट के रूप में। इस 50% जो भी ये पैसा आपको मिलेगा, इसको 70-30 के रेशियो में आपको खर्च करना है। 70% ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है और 30% आप इनाम के तौर पे फार्मर, पंचायत और इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर ये पूछ लें एग्जाम में पीएम प्रणाम योजना कौन सा मंत्रालय चला रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर चला रहा है, जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। नाबार्ड योजना, नाबार्ड जो है, नाबार्ड अभी अभी जो आरआईडीएफ इनका फंड है, आरआईडीएफ मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके तहत इन्होंने 220 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हैं भारत के किस राज्य को, ये राज्य 57 फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स और एक ब्रिज बनाएगा रूरल एरिया में। तो ये जो पैसा है नाबार्ड ने वो ओडिशा को दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओडिशा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अब आते हैं अगले सवाल पे। अभी अभी एक बात चली, एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स। ये पहला बाइंडिंग एग्रीमेंट है, कानूनी तौर पे ऑब्लिगेटरी एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किस चीज को लेकर है, ये इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकता है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन की पहल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो एग्रीमेंट है जिसको हम बोलते हैं पीएसएमए, यानी कि
पोर्ट स्टेट मेजर एग्रीमेंट, ये FAO की पहल है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अभी अभी इसके 100 मेंबर हो गए हैं। पहले 96 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, अब 4 नए मेंबर इसमें आ गए हैं। 4 नए मेंबर कौन हैं? एक तो है अंगोला, अफ्रीका का कंट्री है, एक है एरिट्रिया, अफ्रीका का कंट्री है, एक है मोरक्को, अफ्रीका का कंट्री है, और एक है अल्जीरिया, मोरक्को का पड़ोसी, ये भी अफ्रीका का कंट्री है। तो अंगोला, एरिट्रिया, मोरक्को और अल्जीरिया 4 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। 96 कंट्रीज ने पहले इस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ था, 4 ने और कर दिया है, तो टोटल हो गए हैं 100। टोटल हो गए हैं 100 कंट्रीज मेंबर हैं इस एग्रीमेंट के। और ये एग्रीमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अब ये जो एग्रीमेंट है ये कहता है आप अवैध रूप से होने वाला जो फिशिंग है उसको रोको, क्योंकि फिशिंग दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और अब हमारे जो सागर हैं उनमें मछली कम होती जा रही है। जो मछलियां पहले तट पे मिल जाती थी, अब बहुत अंदर जाना पड़ता है समुद्र के मछली पकड़ने। मछलियां हमारे महासागरों में कम होती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग मतलब ये होता है कि जब मछली पकड़ो तो सिर्फ मछली पकड़ो, मछली के जो बच्चे हैं छोटे छोटे उन्हें छोड़ दो, ठीक है ना। तो जो मछली के नेट होते हैं वो डिज़ाइन भी इस तरह से किए जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब मछली पकड़ी जाती है तो जो बच्चे हैं वो भी पकड़े जाते हैं, छोटे छोटे मछली के जो अंडे हैं वो भी पकड़े जाते हैं, तो उस वजह से वो बड़ी मछलियों में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो ओवर फिशिंग सबसे बड़ा कारण है मछलियों के कम होने का। दूसरे बड़े कारण है फिर मछलियां कम हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से। हमारे महासागर जो हैं वो गर्म हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्रों पे भी पड़ रहा है, और हमारे समुद्र एसिडिफाई हो रहे हैं, यानी अम्लीयकरण, हमारे महासागरों का एसिडिफिकेशन हो रहा है, अम्लीयकरण हो रहा है। अम्लीयकरण क्यों हो रहा है? अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो पानी से मिल जाएगी, बना देगी कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, पानी से मिल जाएगी, बना देगी सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ये बना देगी नाइट्रिक एसिड, और ये सारे एसिड हमारे बारिश होगी तो समुद्र में गिरेंगे और हमारे महासागर जो हैं वो अम्लीय हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इंडस्ट्री से होने वाला जो पोल्यूशन है वो भी एसिडिक इन नेचर होता है बहुत बार, उस वजह से भी हमारे महासागर अम्लीय हो रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो इस अवैध मछली पकड़ने को रोको। कैसे रोकोगे? तो ऐसे रोकोगे। ये जो एग्रीमेंट है पोर्ट स्टेट मेजर एग्रीमेंट, ये कहता है जब भी आप किसी जहाज को देखो जो मछली पकड़ने के लिए आया है तो आप ये चीजें चेक कर लो। सबसे पहला, उसके पास फिशिंग ऑथोराइजेशन या गेयर है नहीं, उसके पास सारे कागज हैं या नहीं, यानी ट्रांसशिपमेंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं, उसका पर्पज ऑफ विजिट पूछो, वेसल को आइडेंटिफाई करने के साइन देखो, कौन से देश का वेसल है, क्या है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, वेसल के ऊपर झंडा लगा हुआ होना चाहिए, वेसल के ऊपर मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है, फिशरीज के लिए वो जहाज को परमिशन मिली हुई होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें चेक करो, ठीक है। अगर वो जहाज पे ये सब नहीं है तो उस जहाज को जब्त कर लो। ऑब्वियसली इसमें नेवी का भी सपोर्ट चाहिए, कोस्ट गार्ड का भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन कंट्रीज को ये करना पड़ेगा। अगर उन्हें जो है IUU यानी इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकना है तो उन्हें यह करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछे मछली पालन जो होता है ये सब मछलियों से रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं टोटल, और लाइफ बिलो वाटर के लिए होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14, और हंगर के लिए जो होता है वो होता है, यानी हमें पूरी दुनिया से हंगर को खत्म करना है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2। और FAO ने अभी अभी एक रिपोर्ट भी रिलीज करी है जिसका नाम है फूड आउटलुक। ये जो फूड आउटलुक रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये साल में 2 बार आती है ये रिपोर्ट, तो बाई एनुअल रिपोर्ट है ये, तो याद रखिए फूड आउटलुक जो रिपोर्ट है वो FAO रिलीज करता है। अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी कौन सा संगठन है जिसे सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि तुम क्रियान्वित करो और सेटअप करो भारत में फॉडर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस? अब देखो, इससे पहले मैं आपको यह बताऊं ये फॉडर सेंट्रिक FPO क्या होते हैं, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि FPO क्या होता है और इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको डिटेल में समझते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों है। मान लो एक टाउन है, कोई एक कस्बा है, वहां पे मैकडोनल्ड है, रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड बनाता है फ्रेंच फ्राइज बनते हैं आलू से। अब आलू मैकडोनल्ड को कहां से खरीदने हैं? वहां क्या जो लोकल किसान है उससे खरीदने हैं।
तो मान लो एक कोई छोटा किसान है जिसे बोलते हैं स्मॉल या मार्जिनलाइज्ड फार्मर, छोटा किसान, उसने 10 किलो आलू जो हैं वो पैदा करे अपने खेत पर और वो उसे बेचने चला गया मैकडॉनल्ड में। ठीक है, अब समस्या ये है, ये बेचारा छोटा किसान है, इसके पास नॉलेज भी नहीं है, इसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। मान लो ये कहता है कि मुझे आलू के दाम चाहिए 20 रुपए किलो, मैकडॉनल्ड कहता है मैं तो 10 रुपए किलो दूंगा वरना भागो यहां से। तो बेचारा क्या करेगा, बेचेगा, जो भी इसका शोषण होने के चांस हैं। अगर एक किसान अकेला जाएगा तो उसका शोषण पक्का होगा। इज दैट अंडरस्टूड? किसान को बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि वो फसल को पैदा करता है। तो इससे अच्छा ये है उस इलाके के 300-400 किसान अगर इकट्ठे हो जाएं, किसी ने 10 किलो आलू, किसी ने 20 किलो, किसी ने 50 किलो, किसी ने 100 किलो, अब ये जाएंगे, इनके पास हो चुके हैं 25,000 किलो आलू। अब ये गए मैकडॉनल्ड से बात करने, तो इनकी एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएटिंग पावर है। तो मैकडॉनल्ड पलट के कुछ बोल नहीं सकता इन्हें। इसको बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ मतलब एक संगठन बना लो, ऑर्गेनाइजेशन बना लो, किसका? प्रोड्यूसर का। यहां पे प्रोड्यूसर कौन है? फार्मर, इसलिए इसे कहा जाता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और भारत में हमें 10,000 एफपीओ क्रिएट करने हैं। भारत सरकार का क्या लक्ष्य है? भारत सरकार का लक्ष्य यह है कि हमें 10,000 किसान उत्पादक संगठन भारत में क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब ये तो आलू के लिए हो गया, चलो कोई किसी चीज के लिए हो गया, कोई किसी चीज के लिए हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला किसान उत्पादक संगठन कब बना था और कहां बना था, तो यह बना था 2021 में, और यह बना था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। यह किस चीज के लिए बना था? यह बना था चिली वगैरह के लिए, मिर्च वगैरह जो होती हैं उसके लिए बना था। ठीक है, तो भारत का पहला किसान उत्पादक संगठन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कहां से किया था? ये वाराणसी में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और ये जो किसान उत्पादक संगठन होते हैं, अब ये वाला जो बना था ना वाराणसी में, ये ग्रीन चिली के लिए बना था और मशरूम के लिए बना था। ग्रीन चिली और मशरूम के लिए बना था ये किसान उत्पादक संगठन। एक किसान उत्पादक संगठन जो होता है वो अपने आप को कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर भी रजिस्टर करा सकता है, कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर करा सकता है, और वो काम कर सकता है। बहुत सारे किसान उसके मेंबर होंगे और किसान एक दूसरे को नॉलेज भी देंगे, यानी फार्मर वेलफेयर अच्छा हो पाएगा। और भारत में हमें अलग अलग फसलों के 10,000 एफपीओ क्रिएट करने हैं। पहला एफपीओ क्रिएट हुआ था वाराणसी। और ये एफपीओ योजना भारत में किसने लॉन्च करी थी और कब? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी थी चित्रकूट से। चित्रकूट से लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री मोदी ने एफपीओ स्कीम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमें 10,000 भारत में सेटअप करने हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब हम इस सवाल पे आ जाते हैं। अब देखो भारत में ना चारे की बहुत कमी है इस समय। जो पशुओं को हम चारा डालते हैं, जिसको फॉडर बोलते हैं, उसकी काफी कमी है भारत में। तो कुछ एफपीओ हमें बनाने चाहिए जो फॉडर सेंट्रिक हो, जिनका काम ही हो कि भाई हम तो चारा जो है वो जो जानवरों का चारा है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। और ये जिम्मेदारी कि ऐसे एफपीओ सेटअप करो जो फॉडर सेंट्रिक हो, ये जिम्मेदारी दी है किसको? ये दी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को, क्योंकि चारा पशुओं का ही काम आना है, डेयरी को फायदा होगा। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को यह जिम्मेदारी दी है। इसके चेयरमैन हैं मिनेश शाह। मिनेश शाह। यहां पे आपको यह भी बता दूं कि जो वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ था वो ग्रेटर नोएडा में हुआ था इस साल 2022 में, और अगले साल 2023 में अमेरिका के शहर शिकागो में होगा। और वर्ल्ड डेयरी समिट को कराता है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने एक पोर्टल बनाया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब ये सब क्या है? पहले मैं आंसर दे दूं आपको, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ही बनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं उन्होंने लॉन्च किया था इसे। नेशनल पोर्टल ऑन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, भारत सरकार का मिशन है ये। इसके लिए एक पोर्टल बना दिया। इस पोर्टल पे सारी जानकारी होगी। मान लो कोई किसान है, वो प्राकृतिक खेती करना चाहता है, तो सारी जानकारी उसे मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि ये नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचुरल फार्मिंग। और एक तरह की नेचुरल फार्मिंग होती है जिसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। ये किसने शुरू करी थी? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का पिता किसे बोलते हैं भारत में? सुभाष पालेकर। एक किसान हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, सुभाष पालेकर। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, और आज भारत में बहुत सारे राज्य नेचुरल फार्मिंग को कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग कैसे करते हैं इसके लिए फोटो देखिए। अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो यहां देखिए, और इंग्लिश वाले हैं तो यहां देखिए। अब इसमें हम 4 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है बीज अमृत, फिर है जीव अमृत, फिर है मल्चिंग, मल्चिंग जिसे हम आच्छादन बोलते हैं, और फिर है वापस या वाफसा जिसे बोलते हैं, वाफसा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो पहली बात तो ये समझो कि जो नेचुरल फार्मिंग होती है ना, हम उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो हम इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें काओ यूरिन, गाय के पेशाब का इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें गाय की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, काओ डंग जिसे हम बोलते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पैसा भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है, लेकिन टेक्निक आनी चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। टेक्निक आनी चाहिए, सीखनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसमें जैसे 4 ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नेचुरल फार्मिंग का एक वो नहीं है, मतलब घटक नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, बीज अमृत, जीव अमृत, मल्चिंग, या कोई और डाल देंगे चौथा तो वो आंसर होगा। ये चारों को अच्छे से याद कर लो, बीज अमृत, जीव अमृत, मल्चिंग यानी आच्छादन, और वाफसा। बीज अमृत होता है जब जो बीज हैं उन्हें बोने से पहले फॉर एग्जाम्पल उसमें डुबो के रखते हैं, कुछ चीज़ों में, जैसे गाय के पेशाब में डुबो देते हैं, ये सब कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे बीज में बीमारियां नहीं लगती, यानी फंगस नहीं लगती, और कई तरह की मिट्टी से होने वाली बीमारियां हैं वो सब नहीं लगती। इसको बोलते हैं बीज अमृत, एक सोल्यूशन होता है बीज अमृत। ठीक है, फिर जीव अमृत, जीव अमृत क्या होता है, जीव अमृत होता है जैसे जीव का इस्तेमाल, जैसे मिट्टी में अर्थ वर्म होते हैं जिन्हें हम किसानों का मित्र बोलते हैं, अर्थ वर्म्स, छोटे छोटे केंचुए कीड़े वगैरह होते हैं, उनका वो अच्छे होते हैं क्योंकि वो मिट्टी को तोड़ते हैं, मिट्टी में हवा लेके आते हैं, मिट्टी को वो है उपजाऊ बनाते हैं। उन कीड़ों का इस्तेमाल करो, ठीक है ना, उन केंचुओं का इस्तेमाल करो। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह, जो अच्छे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी कई तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करो, इसको बोलते हैं जीव अमृत। फिर होता है आच्छादन, आच्छादन मतलब होता है जो वीड उग जाते हैं, खरपतवार, उनको भगाओ। और वीड को रोकने के लिए भी फिर गाय का पेशाब, गाय की जो ड्रॉपिंग्स हैं वो सब का इस्तेमाल होता है, और भी कई सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। और फिर होता है वापस, वापसा। वापसा मतलब होता है कि मिट्टी जो है उसमें नमी बचा के रखो, मिट्टी को मॉइस्ट रखो नेचुरली। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सीखना पड़ता है। सुभाष पालेकर ने ये दिया कंसेप्ट, और आज भारत के बहुत सारे राज्य नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं। तो ये आई होप नेचुरल फार्मिंग आपको क्लियर हो गया होगा। सरस फूड फेस्टिवल, ये अभी अभी कौन से मंत्रालय ने करवाया? सरस फूड फेस्टिवल क्या होता है पहले इसको समझो। सरस फूड फेस्टिवल को करवाता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो सरस फूड फेस्टिवल में ये होता है, मान लो कोई हिमाचल में कोई गांव है, इस गांव की महिलाएं अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, मान लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये एक स्वयं सहायता समूह बना देंगे, यानी ये महिलाएं इकट्ठा होकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देंगी, और इसकी अच्छे से मार्केटिंग वगैरह करके पैक वगैरह कर देंगी। लेकिन इसको पैक करने के बाद मार्केटिंग, दुनिया को दिखाना कि देखो इतना अच्छा हमारे पास एक अचार है, तो उसके लिए सरस मेला होता है, यहाँ पे ले आओ। सरस मेले में जो ग्रामीण महिलाएं हैं या जो स्वयं सहायता समूह के मेंबर हैं वो अपने उत्पाद बेचते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, फूड कल्चर क्या है उनका वो शोकेस करते हैं, अपने जो स्किल हैं वो दिखाते हैं, अच्छी मार्केटिंग करते हैं, सरस प्रोडक्ट्स की जो है मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। ये सारे काम इसमें होते हैं। और भारत में 8 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जो किसी ना किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये सरस स्टॉल लगते हैं यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, और सरस मेला जगह जगह पे लगता है। इस बार खाद्यान्न के लिए लगा है, फूड फेस्टिवल है, तो यहाँ पे आप अपने फूड प्रोडक्ट जो है वो शोकेस कर सकते हो। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होता है मेनली, बट पुरुष भी आते हैं, ऐसा नहीं है पुरुष नहीं आते हैं। इसके अलावा घर पे बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग वगैरह ये सब भी आप, खिलौने वगैरह भी बेच सकते हो। तो ये होता है सरस फूड फेस्टिवल, नई दिल्ली में करवाया हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और ऐसे ही त्योहार, ऐसे ही फेस्टिवल दूसरे मंत्रालय भी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दिव्य कला मेला लगता है, दिव्य कला मेला, ये कौन करवाता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये दिव्य मतलब दिव्यांगजन, तो ये करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऐसे ही एक हुनर हाट होता है,
हुनर हाट कौन सा मंत्रालय करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो अलग अलग मंत्रालय अलग अलग मेले करवाते हैं। ये हमारा वीडियो था, और अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके लिए क्वालिटी मैटर करती है, तो मेरा कोर्स आता है। आप कोर्स खरीदने के लिए ये कोड स्कैन कर सकते हैं। ये था हमारा सेट नंबर 3। बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा सेट नंबर 4 में। और पिछले वीडियो में जो कमेंट्स नीचे आए थे उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर रूरल डेवलपमेंट जो है उस पर भी करंट अफेयर आप कवर करो इसमें, क्योंकि जो आपका नाबार्ड का एग्जाम का सिलेबस है उसमें रूरल डेवलपमेंट भी है। तो रूरल डेवलपमेंट के भी सारे करंट अफेयर इसी सीरीज में कवर रहेंगे। जो सेट नंबर 4 आएगा उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के भी करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आई होप ये सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना बहुत जरूरी है एजुकेशन को, उसके बिना एजुकेशन में वो मजा नहीं है। और ये सीरीज मैंने इस तरह से डिजाइन करी है कि आपको सब कुछ एक बार वीडियो देखने के बाद ही याद हो जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, 1 लाख से ज्यादा मेंबर हैं उसमें। और बहुत जल्दी मिलता हूं सेट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स।